हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो हम देखते हैं पहले तो फ्रिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। अ फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स बिटवीन द टू सरफेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कब लगती है, जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपक के वो चलते हैं, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, तब ये फोर्स लगती है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जैसे कि ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ है। ये ब्लॉक यहाँ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। कहाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। वेरियस एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अब ये देखें, जैसे आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं ताकि ये ब्लॉक आगे मोशन करे, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। आपने सोचा होगा कि आपकी बाईसाइकिल स्लो हो जाती है अगर आप अप्लाई करते हो ब्रेक, या कोई भी व्हीकल्स, गाड़ी जो आप चला रहे हो, कोई भी हो, चाहे कार हो, बाइक हो या बाईसाइकिल हो, सब रुक जाती हैं अगर एक्सेलरेट करना बंद कर दो, मतलब रेस देना बंद कर दो या उन पे ब्रेक अप्लाई करो। ऐसा क्यों होता है? और बहुत टाइम तक हमने ये देखा है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाई जाए, एक्सटर्नल फोर्स ऐसा बोलें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पीछे से धक्का नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों रुक जाता है। जैसे आपने बॉल को पीछे से किक नहीं किया, तो अगर एक बार किक करके कंटिन्यूसली नहीं मारते गए उस बॉल को, तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल भी आपके माइंड में आया होगा। मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कोई भी बॉडी जो है वो दूसरे सरफेस पर जब वो मूव कर रही होती है स्टूडेंट्स, तो वो स्लो डाउन हो जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है फाइनल एक पोजीशन पे जाकर। ऐसा क्यों होता है? हमें तो कोई भी फोर्स नहीं दिखती, हमें ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा क्या हुआ है कि वो बॉल चलते चलते रुक गई है। फिर वैसे आपने देखा होगा क्यों हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है स्मूथ फ्लोर पे वॉक करना, है ना। स्मूथ मतलब चिकने फर्श पे, फ्लोर पे वॉक करना हमारे लिए मुश्किल होता है ना। और गीले पे भी, अगर वो क्या होगा, वेट होगा, अगर वहाँ पानी या ऑयल पड़ा होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपने देखा है कि बाई चांस कुछ लोग केले की छिलकी के ऊपर से गिर जाते हैं, क्योंकि केला का छिलके पे जब आप पैर रखते हैं, आपका फूट बनाना की पील के ऊपर रखता है, तो जो सरफेस है उसको स्मूथ कौन बना देता है, उस सरफेस को स्मूथ बनाना का पील बना देता है केले का छिलका, जिसकी वजह से आप स्लिप हो जाते हो। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन, और आपको चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ मेंशन की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपको क्या करना है। एक्टिविटी ऑफ पुशिंग बुक फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप ये देखेंगे कि आप जब स्लो फोर्स लगाएंगे किसी भी बुक के बंडल के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी फोर्स लगाएं, फिर बढ़ाएं, फिर और इंक्रीज़ करें, फिर और इंक्रीज़ करें। जब एक मैक्सिमम फोर्स लगेगी तभी ये पूरा बुक्स का बंडल मूव होना शुरू होगा। तो जब तक बुक्स का बंडल मूव नहीं होगा तब तक आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लगा रहा है। ऐसी फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही है स्टूडेंट्स, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को मूव नहीं करने देती। अ फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस ऑफ बुक एंड टेबल। ये बात आप समझ गए। फ्रिक्शन यहाँ से और देख लें, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ओपोज कर रहा है मोशन को। मतलब जहाँ आप बॉडी को ले जाना चाह रहे हो उसके एग्जैक्टली हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, आपके काम को मुश्किल बना देगा। फिर स्टूडेंट्स चलते हैं हम आगे। इफ़ यू अप्लाइंग अ फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, द फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द राइट। आप अगर किसी बॉडी को कहाँ खींच रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा। और आप अगर किसी बॉडी को, इफ़ यू आर अप्लाइंग द फोर्स अलॉन्ग द राइट, अगर आप किसी बॉडी को राइट की तरफ खींच रहे हैं, राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा स्टूडेंट, फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो हमें ये बात समझने की है कि फ्रिक्शन एक्चुअली में एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है टू द अप्लाइड फोर्स। स्मॉल फॉर ऑल सर्फेसेस, जो फ्रिक्शन है वो सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस। सॉरी, हमारे मन में ये सवाल आएगा, क्या फ्रिक्शन सेम होता है सारी सर्फेसेस के लिए? नहीं होता तो क्यों नहीं होता, होता है तो क्यों होता है? और दूसरा सवाल हमारे पास ये भी आ सकता है कि क्या फ्रिक्शन स्मूथनेस या रफनेस पे डिपेंड करता है? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आगे चल के चैप्टर में डिस्कस करते रहेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। अब एक काम करेंगे, आप एक रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, एक ब्रिक लेंगे, ब्रिक मतलब ईंट का टुकड़ा लेंगे, कोई पत्थर स्टोन ले लें, उसको क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को कनेक्ट करेंगे ब्रिक से, टाई अप कर देंगे, और दूसरा एंड जो है उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, स्प्रिंग बैलेंस से।
स्प्रिंग बैलेंस से किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव इट विल गिव द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक एंड द फ्लोर। आप धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाएं, वो पॉइंट जहां पर थोड़ी सी ब्रिक हिल जाए और आगे मूव करने लगे, उस पॉइंट पे आपको स्प्रिंग बैलेंस देखा है, ये स्प्रिंग बैलेंस पहले फोर्स को मेजर करने के इस्तेमाल में आता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई दुकानों में, तो पहले क्या होता था, इसी से वज़न नापा जाता था। बहुत पुराने टाइम पर ये एक वेइंग मशीन की तरह यूज़ होता था, और अभी भी कोई कोई कबाड़े वालों के पास ऐसा होता है जिसमें वो क्या करते हैं, वेट नापने के लिए यूज़ करते हैं। जब ये ब्रिक मूव करने लगेगी स्टूडेंट्स, ये देखें, जब ये ब्रिक मूव करेगी तो आपको इस स्प्रिंग बैलेंस में क्या देखना है, रीडिंग चेक करना है। जो फोर्स की रीडिंग आएगी कब, जब ब्रिक एक्चुअली में जस्ट ब्रिक ने जैसे ही स्टार्ट किया है मूव करना, उस पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, वो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, वही उसकी रीडिंग आपको कहाँ ऑब्टेन होगी, स्प्रिंग बैलेंस पे। मतलब जब ब्रिक मूव करने लगी हो स्लाइटली, बिल्कुल स्लाइटली मूव करने लगी होगी, तो जब उस टाइम पर इस स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग होगी वो किसकी रीडिंग होगी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रीडिंग होगी। मतलब जितनी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस में लग रही है। अब कुछ और मॉडिफिकेशन किए हैं इस एक्सपेरिमेंट में। हमने देखा कि आपको इस ब्रिक को पॉलीथीन में लपेट देना है, कवर कर देना है, फिर रीडिंग देखना है। आपसे अगर मैं कहूँ कि आप इसको पॉलीथीन में पैक करके फिर इसमें स्ट्रिंग टाइप अप करें तो फोर्स कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी, तो फोर्स कम लगेगी। जब आप इसको पॉलीथीन में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्मूथ हो जाएगा। जब स्मूथ हो जाएगा तो ये आसानी से ईजिली दूसरे सरफेस के ऊपर क्या होगा, स्लाइड करने लगेगा। जब ईजिली दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने लगेगा स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या लगेगी, कम फोर्स लगेगी, कम फोर्स लगेगी। फिर हम आगे चलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक कॉइल स्प्रिंग होती है, कॉइल स्प्रिंग पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होती है। मतलब जितनी ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो खींचेगी, उसमें एक रीडिंग की स्केल है, उस हिसाब से वो एडजस्ट होके क्या बताएगा, वो बताएगा रीडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब जितनी, थोड़ा सा ऐसे समझे, जितना ज़्यादा ये हुक नीचे जाएगा उतना ये पॉइंटर क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे। मतलब जितना वज़न आप इसमें ज़्यादा टांगोगे, मतलब हैंग करोगे, वेट रखोगे, उतनी ज़्यादा यहाँ नीचे रीडिंग आपको मिलेगी। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये एक एक्टिविटी दी है कि आपको एक इंक्लाइन प्लेन लेना है जो आप बुक से बना सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड को लेना है और एक इलेक्ट्रिक सेल ले लें और फिर कुछ रीडिंग ऑब्जर्व करना है। ये देखना है कि इलेक्ट्रिक सेल कितनी दूर जाता है, अगर सरफेस को बदल दें तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखना है। अब आपने क्या किया, एक स्मूथ टेबल के अंदर, एक स्मूथ टेबल के ऊपर क्या लिया आपने, एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है, एक सेल लिया है। फिर क्या किया आपने, ऊपर से यहाँ ए पोजीशन से सेल को रखा और छोड़ दिया, तो सेल यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। मतलब जब स्मूथ सरफेस था, जब क्या था, स्मूथ सरफेस था, तो सेल ने कहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करी, यहाँ से यहाँ तक। ये बात आई समझ में। अब क्या हुआ, जब सरफेस स्मूथ था तो फ्रिक्शन कम लग रहा था। जब फ्रिक्शन कम लग रहा था तो आसानी से ये सेल क्या, रुक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे शॉर्ट फोर्स लगी, जिसकी वजह से बहुत दूर जाके रुका। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अगर ये सरफेस फ्रिक्शन की लगाता तो ये यहीं पे रुक जाता ना स्टूडेंट्स। समझ में आई बात। मतलब जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी कम फोर्स होगी। जब उतनी कम फोर्स लगेगी तो ज़्यादा दूर तक कोई भी सेल ट्रैवल करेगा, है ना। फिर आगे चलते हैं हम, यहाँ देखें। फिर इन्होंने एक्सचेंज क्या किया है, इन्होंने एक्सचेंज में ये किया है कि इंक्लाइन प्लेन बनाया है, फिर इसमें एक रफ टॉवेल रख दिया है। अब आप देखें, यहाँ से सेल को रिलीज़ किया गया था और सेल कहाँ तक पहुँचा, सिर्फ यहाँ तक पहुँचा, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करके आया। अब सरफेस रफ हो गया तो फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। जब फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो सेल ने डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करी। तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जो घर पे आपने कई बार करी होगी। आपने ये देखा होगा, आप अगर अपने फ्रेंड के साथ बाईसाइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो जहाँ पर रोड थोड़ी ख़राब होती है, मतलब रफ़ होती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैडलिंग करना पड़ती है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ती है, ताकि उस ज़्यादा फ्रिक्शन की, मतलब जो ज़्यादा फ्रिक्शन है उसकी लिमिट को आप क्रॉस कर सको। लेकिन जहाँ पर स्मूथ रोड होती है, मतलब वहाँ फ्रिक्शन कम होता है, तो आप थोड़े से ही पैडल मारते हैं और साइकिल बहुत दूर तक चली जाती है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये देखें मिनिमम डिस्टेंस बोथ द केसेस में क्या हुआ है। अब हम चलते हैं, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। यस, जहाँ पर रफ सरफेस था वहाँ पर डिस्टेंस कम थी, स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा थी। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट।
अब बात आई आपको समझ में थोड़ी बहुत कि जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन किस वजह से है। वो इस वजह से है क्योंकि जो इरेगुलरिटीज़ दो सरफेस के बीच में प्रेजेंट हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मतलब अगर दोनों सरफेस रफ हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर एक सरफेस रफ है और दूसरा क्या है स्मूथ तो फ्रिक्शन कम लगेगा, लेकिन अगर दोनों ही सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत ही कम लगेगा। ये बात समझ में आई। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव small large number of minute irregularities in them. Irregularities on the two surface lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surface, there is a large number of irregularities. The force of friction is greater if the रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। सिंपल सी बात ये समझ लें यहाँ पर जैसी दी है कि कोई भी सरफेस जो आपके हाथ से या आपके आंख जो देख रही हैं उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा हाथ में पकड़ के कि वो स्मूथ है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी रफनेस जो है मौजूद है। स्टूडेंट्स, रफनेस ये कैसे दिखेगी? मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, गड्ढे हैं उसमें। ये गड्ढे दिखते क्यों नहीं? आप अगर उसी सरफेस को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐसी कुछ है वो सरफेस। ये क्या है? ये टेबल की है और दूसरी क्या है? बुक की सरफेस है। टेबल और बुक की है। इससे पता चल रहा है कि दोनों की सरफेस कंप्लीटली स्मूथ नहीं है, दोनों के ऊपर माइक्रोस्कोपिक रफनेस है ना। ये माइक्रोस्कोपिक रफनेस की वजह से ये दोनों सरफेस आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब कनेक्ट हो जाते हैं तो एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? जैसे एक सरफेस ऐसी है, दूसरी ये जैसे मैं बना रहा हूँ, ये आप देखें ये सरफेस है। अगर दूसरी सरफेस इसके ऊपर कोई ऐसी रखी है, आप यहां देखें तो ये सरफेस क्या होगी? इसमें लॉक है, मतलब कंप्लीटली फिट है। जब फिट हो जाएगी तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस लॉकिंग को तोड़ने के लिए। मतलब इस लॉकिंग में से इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगी उसी को तो क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये हम समझ सकते हैं। रफ सरफेस होगा तो ज़्यादा इंटरलॉक होगा, ज़्यादा इंटरलॉक होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस होगा तो कम इंटरलॉक होगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface. It is obvious that a force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. ये ध्यान रखें कि जो भी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है पहले तो वो किस पे डिपेंड करेगी? सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करेगी। मतलब जो फोर्स आप किसी बॉडी में लगा रहे हो वो मूव करने के लिए पहली बात तो वो डिपेंड करेगी कि इसकी रफनेस और सरफेस की रफनेस कितनी है स्टूडेंट्स। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगी? इसका वेट कितना है, आप कितनी ताकत से ये ज़मीन को प्रेस कर रहा है। ये लाइन लिखी है ना, प्रेस्ड हार्डर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगी? वजन पे। ये बोल रहे हैं यहाँ पर इस सेंटेंस से, उनका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे भी डिपेंड करती है कि किस क्वांटिटी से, कितनी फोर्स से आपने इस बॉडी को ज़मीन से चिपका के रखा है, फ्लोर से चिपका के रखा है, धरती से चिपका के रखा है स्टूडेंट्स। तो ये बात समझें कि कहीं ना कहीं ये वेट जो होता है, जो किसी भी बॉडी का क्या होता है? वज़न होता है, वही तो वो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है। वेट की वजह से ही तो बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ सरफेस के। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ये वेट ही तो है जो इसको सरफेस के अगेंस्ट प्रेस कर रहा है, हार्डली अटैच करके रख रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात समझनी है कि फ्रिक्शन रफनेस पे डिपेंड करेगा और कितनी हार्डनेस से, कितने हार्ड तरीके से आपने उन बॉडी को प्रेस करके रखा है, या वेट पे डिपेंड करेगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट इंस्टेंट स्टार्ट मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द rest is a measure of static friction. The force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. अमेजिंगली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो टाइप के फ्रिक्शंस मेंशन किए गए हैं। दो टाइप के फ्रिक्शन कैसे कि एक वो फ्रिक्शन है जो आप किसी स्टेशनरी बॉडी रखी हुई है, कोई बॉडी रखी हुई है, आप उसमें फोर्स लगाते हो ताकि वो क्या करे? मूव करने लगे। मूव करने से पहले जब तक वो मूव करना स्टार्ट करती है उस टाइम तक जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, आपको ये फील होगा मैं तो ब्लॉक को या बॉडी को धक्का रहा हूँ लेकिन वो आगे जा ही नहीं रही, मतलब कोई मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जो आपको दिख नहीं रहा है ना, वो भूत जो आपको दिख नहीं रहा है ना, वो ईविल इंसान, वो शैतान, वो क्या है? वो फ्रिक्शन है जो दिखता नहीं है लेकिन अप्लाई होता है। तो इसी फ्रिक्शन, इसी फोर्स को जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है किसी भी कौन से ऑब्जेक्ट पे जो रेस्ट पे है, उस टाइप के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टैटिक
फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर वो किसी स्पीड से मूव कर रही है, तो उस पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा। उस फ्रिक्शन का नाम क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो उसको क्या करेगा? उस मूविंग बॉडी को रोकेगा। अगर उस मूविंग बॉडी को रोकेगा तो हमें एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगी ताकि उसको हमेशा क्या रखें? चलता बनाए रखें। जैसे आप अगर साइकिल में पैडलिंग करना रोक दें तो साइकिल अल्टीमेटली रुक जाती है। आपको भी पता है कि साइकिल रुक जाएगी। साइकिल क्यों रुकती है? क्योंकि जब आप चल रहे हो तो आपके जो टायर्स हैं उन टायर्स में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जब कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तब ये फ्रिक्शन लगता है ना। ऐसा फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी पे जब लगता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है या उसके मोशन को सेम स्पीड पे बनाए रखती है। आप देखें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। आप ये बात ध्यान में रख लें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये एक डिफरेंस बिटवीन है जो एग्जाम में आ सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें एक डेफिनेशन है। और इट इज द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो इट इज द फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन अ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट दैट आर नॉट मूविंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब बॉडी क्या होगी? मूव नहीं कर रही होगी। लेकिन काइनेटिक, हाँ यहाँ कंफ्यूज ना होना बच्चों, ये बात ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों ही एक ही टाइप के फ्रिक्शन है। इज अ फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन अ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट दैट आर मूविंग। ये क्या है? ये एक ऐसा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, जब लगता है जबकि दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं। अब आते हैं फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन में। अ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज मैक्सिमम एंड एज लॉन्ग एज द फोर्स अप्लाइड डज नॉट एक्सीड दिस मैक्सिमम द टू सरफेस विल नॉट मूव। अगर आप देखें, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी को मूव करने नहीं देता, तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मूव करने नहीं देती। मतलब आपको किसी को मूव कराना है तो क्या करोगे? आप स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा दो, बॉडी मूव कर जाएगी, है ना, बॉडी मूव कर जाएगी। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रिगार्डलेस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी एट विच द टू बॉडीज आर मूविंग। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हायाबूसा या R15 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है या आपकी होंडा सिटी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? सेम ही लगेगा। ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। क्या मेंशन किए गए? हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। भैया जब फ्रिक्शन हमें इतना नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका काम क्या है? ये बात ध्यान रखें कि फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहते हैं। नेसेसरी इविल मतलब ज़रूरी शैतान, इविल मतलब शैतान होता है। तो आखिर हमारा फ्रिक्शन ऐसा कौन सा काम कर देता है जो हम उसको क्या बोलते हैं? हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी कुल्हड़ को पकड़ाओ या एक रफ ग्लास को, स्टील के ग्लास को पकड़ाओ तो क्या होता है? उसको आप आसानी से होल्ड कर सकते हो। मट्टी के ग्लास को, अर्थ पॉट को कुल्हड़ बोलते हैं ना, जो आपने रेलवे स्टेशन में या जनरली आप विंटेज टाइप की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो टी या कॉफ़ी सर्व करते हैं वो कुल्हड़ में सर्व करते हैं। कुल्हड़ का सरफेस क्या होता है? रफ होता है, मतलब उसमें फ्रिक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप आसानी से कुल्हड़ को पकड़ लेते हो, है ना। लेकिन वहीं आपको कोई ग्रीसी या ग्लास का बना हुआ, कांच का बना हुआ ग्लास बोलते हैं ना, आप अगर कांच का ग्लास लेते हैं तो क्या होगा? कांच के ग्लास का सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा ताकत से कांच का गिलास पकड़ना पड़ता है ताकि वो गिर ना जाए। अब समझ में आया कि फ्रिक्शन आपके बहुत से ऐसे काम बना रहा होगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है ना। अगर एक मज़े की बात, अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप किसी भी सरफेस पे चल नहीं पाते। बहुत से लोग अगर टाइल्स पे ऑयल पड़ा हो या वाटर पड़ा हो तो गिर जाते हैं, टांग टूट जाती है, परमानेंटली फ्रैक्चर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सरफेस पे वाटर था या ऑयल था, जिसकी वजह से क्या हो गया? सरफेस स्मूथ हो गया। जब सरफेस स्मूथ हो गया तो आपकी स्लीपर और उस सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग क्रिएट नहीं हुई। जब इंटरलॉकिंग क्रिएट नहीं हुई तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा नहीं लगी स्टूडेंट्स। जब फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा नहीं लगी स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ? आसानी से एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या हो गई? स्लाइड कर गई मतलब फिसल गई। और वो भैया गिरे भड़ाम, और एक अचानक से बम धमाका हुआ और पता चला कि चाचा की टांग टूट गई। ऐसा हो सकता है। हाँ, एक और चीज़, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो चुकी होती। ये फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आप अपने पेन को उठा के या कॉपी के ऊपर दे
रगड़ते हो ना, घिसते हो, रफ करते हो, हार्ड बोलते हो ना, लिख लिख के मेरे हाथ दुखने लगे, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो बॉल है, बॉल पॉइंट पेन की जो बॉल है वो किस पे मूव कर रही है, आपके पेपर के ऊपर। पेपर भी क्या होता है, स्मूथ और रफ होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से इंक उसमें से बाहर आ रही है और आप उसको लिख पा रहे हो। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती, कितना अच्छा होता, लेकिन फ्रिक्शन है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब फिर और एग्जांपल कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी नेल को आप वॉल में पुट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक रफनेस होती है। नहीं तो पता चल रहा था आपने किसी भी नेल को पुट किया वॉल में और 2 दिन बाद वो गिर गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट विल नेवर स्टॉप इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर आपने किसी को धक्का लगाया, मतलब आपने आपकी दोस्त की बाईसाइकिल में या बाइक में धक्का लगाया, अगर फ्रिक्शन ना होता तो आपका दोस्त कभी नहीं रुक पाता, डायरेक्ट कहाँ निकल जाता, मिल्की वे गैलेक्सी में, अर्थ के बाहर, मार्स पे जाकर रुकता, है ना। फ्रिक्शन है जिसकी वजह से रोड और उसके टायर के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से वो रुक जाता है। दूसरी चीज़, फ्रिक्शन ना होता तो क्या, आप चल भी आसानी से ना पाते, लेकिन फ्रिक्शन ना होता तो आप क्या नहीं कर पाते, आप टाई की नोट भी नहीं बांध पाते। जो रफ सरफेस होती हैं वो आपस में इंटरलॉक होती हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ क्या होती है, अपनी जगह पर बनी रहती है, अट्रैक्टेड रहती है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आपका घर भी ना होता, क्योंकि जो ब्रिक्स एक दूसरे के बीच में एक ऑर्डर में अरेंज है और उनके बीच में क्या रखा है, हमने सीमेंट का मिक्सचर रखा है और सैंड के साथ, जिसकी वजह से क्या है, फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे के बीच में इंटरलॉकिंग है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रक्चर में पैक है। फ्रिक्शन इज एन ईविल टू, इट वेयर आउट द मटेरियल वेदर द स्क्रू, बॉल बेयरिंग, सोल, शूज़। हमारा बहुत सा नुकसान भी होता है फ्रिक्शन की वजह से, जूते जल्दी फट जाते हैं, टायर जल्दी घिस जाता है, स्क्रू ड्राइवर जल्दी ख़राब हो जाता है, और ज़्यादा हार्डली पेन अगर कॉपी पे चला देते तो पेन ख़राब हो जाता है। आपको पता है फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है तो नुकसान भी करता है हमें बहुत ज़्यादा। आप देखो फ्रिक्शन की वजह से आपकी कोई भी बाइक क्या होती है, और रोड पर मूव करती है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा फोर्स भी लगती है, ज़्यादा पेट्रोल भी लगता है। आपको तो पता ही है पेट्रोल तो सुनार की दुकान पे मिलता है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा कि आप अगर सर्दियों में क्या करते हो, हैंड्स को रब करते हो और फेस पे रख लेते हो, जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। फिर मैच स्टिक को देखा होगा कि आप मैच स्टिक को रब करते हो किसके ऊपर, मैच बॉक्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो केमिकल है वो स्पार्क अप होता है और स्टार्ट करने लगता है बर्निंग को। हाँ, आपने अगर मिक्सर ग्राइंडर यूज़ किया घर पे, मम्मी ने बोला जूस बना ले बेटा, तो क्या हो, आपने जब उसको हाई स्पीड पे मूव किया हो तो फ्रिक्शन की वजह से जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्या होती है, हीट जनरेट होती है। आपने ये भी देखा होगा बहुत सी मशीन काम करते करते क्या होती हैं, हॉट हो जाती हैं, जैसे टीवी है ना, या इलेक्ट्रिक मोटर है। ये सारी मशीन जो काम कर रही है उसमें एनर्जी जो है, मशीन इज ऑपरेटेड एंड हीट जनरेट कॉस्ट एज मस्ट एज वेस्ट ऑफ एनर्जी। जितनी भी एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है किसी भी मशीन में, वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हमने बहुत से तरीके भी देखे जिससे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है और जिससे फ्रिक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन इज़ अ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन, जहाँ पे हमारे लिए फ्रिक्शन फ़ायदेमंद होता है वहाँ हम उसको बढ़ा लेते हैं, और जहाँ नुकसानदायक वहाँ हम कम कर लेते हैं। आपको आसानी से चलने के लिए आपके जो शू हैं उनमें ग्रूव क्रिएट करे गए। ग्रूव बोले तो ऐसे शूज़ हैं जिसमें नीचे क्या होती है, बोलते हैं वो गिट्टी वाले शूज़ हैं। कैसे गिट्टी वाले शूज़ हैं भाई, ऐसे ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, है ना। ज़्यादा फ्रिक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, मैं इसको पहन के भगता हूँ ना तो मैं सरफेस पे आसानी से भग पाता हूँ, है ना। मेरी स्ट्रेचिंग अच्छे से होती है ना, लॉकिंग अच्छे से हो जाती है, कंफर्टेबल है भाई ये शूज़, खरीद तू आज ही बुक कर दे अमेज़ोन से खरीद, ऐसा टाइप का बोलते हैं ना। क्यों, आपके लिए वो शूज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं जो क्या करें, सरफेस में लॉकिंग क्रिएट करते हैं, गिट्टी वाले शूज़ फुटबॉल के, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा जो टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, वो किस डिज़ाइन के बनाए जाते हैं ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो। ऐसा देखा होगा ना, एड्स में भी देखा होगा, इस टाइप के टायर्स, हमारे टायर्स ये कर सकते हैं, इतनी एफिशिएंसी उनकी, फ्यूल कम लगाते हैं, ज़्यादा माइलेज देते हैं, फिर दुनिया भर की बातें जो आपको बनाकर बेची जाती हैं। इनोवेटिव एवरलास्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर द सुपीरियर ग्रिप, ऐसे ही बोलते हैं ना टायर की कंपनियाँ। क्या कर रही हैं, वो फ्रिक्शन इतना बढ़ा रही हैं ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो, है ना। तो जहाँ फ्रिक्शन ज़रूरी होगा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, और जहाँ काम का नहीं होगा हम फ्रिक्शन वहाँ डिक्रीज़ कर लेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज़ करा, हम कुछ ऐसे इंटरलॉकिंग पैटर्न बना देंगे टायर्स के ऊपर या अपने शूज़ के ऊपर ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, मतलब रफनेस बढ़ा देंगे। वी डेलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक
स्पीड, है ना, हम जानबूझ के फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं व्हील्स के अंदर, ब्रेक पैड्स के अंदर, बाईसाइकिल्स के अंदर, जो क्या करती हैं, जो टच करती हैं व्हील्स को, और फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है। अब फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है तो बाइक या कार या और कोई भी बॉडी जल्दी रुक जाती है। लेकिन आपने कबड्डी के प्लेयर को देखा होगा, क्या देखा होगा, कबड्डी का प्लेयर क्या करता है, वो अपने हाथ में सैंड या मड लेकर अच्छे से मिक्स करता है। क्या कर रहा है, वो अपने हैंड को रफ बना रहा है ताकि जब भी वो किसी ओपोनेंट को, ऑपोजिट टीम के खिलाड़ी को पकड़े तो क्या हो, आसानी से ग्रिप बन जाए। फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो ग्रिप बन जाए और आसानी से वो क्या कर सके, उसको पकड़ के रख सके। देखा होगा, ऐसे ही आपने जिम्नास्ट को देखा होगा, जो क्या करते हैं, जिम्नास्ट एक वाइट कलर का पाउडर इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है स्टूडेंट, उससे ये होता है कि ग्रिप अच्छी बनती है। मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो ग्रिप अच्छी बनती है। बस बात इतनी सी है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, ईजी है, ईजी है ना। फ्री स्टाइलर्स को देखा होगा, जब आप किसी के साथ जनरली समर हॉलीडेज में क्या करते हैं, आप अगर कैरम बोर्ड में एक वाइट पाउडर, टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है, सरफेस स्मूथ होती है। सरफेस स्मूथ होती है तो स्टूडेंट्स आपका स्ट्राइकर क्या होता है, आसानी से स्मूथली मूव करता है ना। जब मूव करता है तो क्या होता है, जब प्रॉपरली मूव करता है तो आप जीत जाते हो बेईमानी करके भी। Want to reduce the friction in order to increase efficiency। कई जगह आप फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करते हो, ऑयल का यूज़ करते हो, ग्रीस का यूज़ करते हो, ग्रेफाइट का यूज़ करते हो। ग्रेफाइट वही पेंसिल वाला ग्रेफाइट, इसमें मशीन्स के अंदर यूज़ करते हो ताकि क्या हो, फ्रिक्शन को कम किया जा सके, इंटरलॉकिंग को अवॉइड किया जा सके, है ना। ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं ना, मेरे को सर्विसिंग करवाने जाना है गाड़ी के, वो सर्विसिंग में क्या करते हैं, वो ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों को जो क्या होती हैं, स्टूडेंट्स जो क्या करती हैं, जो फ्रिक्शन को कम करती हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट। फिर लास्ट में हम देखते हैं व्हील्स रिड्यूस द फ्रिक्शन, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आप ये बात ध्यान में रखें, फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन को आप हमेशा कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ देखें, ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब जो हैं, इसको ऐसे रख के ले जाते तो फ्रिक्शन क्या होता, फ्रिक्शन ज़्यादा लगता, क्योंकि जब सरफेस कंप्लीटली कांटेक्ट में होती तो रफनेस इसमें अगर ज़्यादा होती, और अगर इस सरफेस में, नीचे वाले सरफेस में रफनेस ज़्यादा होती तो क्या होता, फ्रिक्शन ज़्यादा लगता। जब फ्रिक्शन ज़्यादा लगता तो ज़्यादा फोर्स लगती इसको आगे मूव करने में। समझ में आई। लेकिन उन्होंने स्मार्ट तरीका इस्तेमाल किया, इन्होंने 2 छोटे छोटे टायर लगा दिए सूटकेस में। अब जितना टायर का एरिया है उतना ही सरफेस किससे कांटेक्ट में है, अर्थ के सरफेस से या फ्लोर से। जब कम सरफेस कांटेक्ट में है किसके, अर्थ के सरफेस से, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम लगेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा ये बात ध्यान में रखें, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको बुक को 3-4 पेन या पेंसिल के ऊपर रखना है, और जब आप खाली बिना पेन्स के बुक को रख के पुश करोगे तो वो बहुत मुश्किल से पुश होगी, लेकिन अगर 3 पेंसिल्स के ऊपर रख कर पुश करोगे तो वो आसानी से मूव कर जाएगी। जब वो आसानी से मूव कर जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, जो हमेशा कम होता है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू एड द मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। द रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक में होता है वो कम हो जाता है। इट इज़ वे ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ओवर द बॉडी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम कौन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। लगेज आर फिटेड विद द रोलर। आपने देखा होगा अमेरिकन टूरिस्टर, स्काई बैग, सबके अंदर क्या होता है, रोलर फिट आता है ताकि वो इजीली मूव कर जाए। व्हील्स इज सेड टू बी अ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है, टायर, व्हील्स, जिस पे आप चल रहे हो, बाइक पे बैठे हो, वो व्हील्स है। सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, है ना। The sliding is replaced in most machine by the rolling, the use of ball bearing। आपको पता है कि क्या रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो हम बहुत जगह बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना कि मेरे साइकिल के बेयरिंग कट गए। ये बेयरिंग क्यों इस्तेमाल किए हैं भाई आपकी साइकिल में, ये छोटे छोटे बंदूक की गोलियों की तरह, है ना, गन की बुलेट्स की तरह बेयरिंग इसलिए इस्तेमाल करें ताकि क्या हो, ताकि फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कैसा होता है स्टूडेंट्स, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। अब आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जो कोई फ्लूइड लगाता हो, मतलब अभी तक तो हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं जो सॉलिड लगाता हो, है ना। अभी तक तो हमने बॉडी में बात करी, सारी चीज़ें क्या थी, सॉलिड थी। लेकिन फ्लूइड में क्या आता है, फ्लूइड में लिक्विड भी है। हाँ, ये बात ध्यान में रखें स्टूडेंट कि फ्लूइड के अंदर एयर भी आता है और लिक्विड भी आता है। फ्लूइड के अंदर एयर भी आता है और लिक्विड भी आता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो
जो या तो एयर ने लगाया होगा या तो लिक्विड ने लगाया होगा। एयर इज वेरी लाइट एंड थिन yet it exert a frictional force on an object moving through it. Similarly, the water and other liquid exert a force of friction when object move over them. वाटर, लिक्विड, एयर भी फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट उनके थ्रू पास होता है ना। जैसे आपने ये देखा हो, आपने बकेट ऑफ वाटर ली, मतलब बाल्टी भर के नहाते वक्त आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कभी ना कभी। क्या होता है, आप अपने ट्रम्बलर को या मग को जब भी खाली करके ऊपर से नीचे की तरफ पानी में ले जाते हैं भरे हुए बकेट के अंदर, तो ऐसा लगता है नीचे से कोई क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा हो। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा हो, जिसकी वजह से आसानी से खाली मग नीचे नहीं जाता। लेकिन एक बार मग भरा हुआ हो और पानी के बिल्कुल अंदर सबसे नीचे रखा हो, तो जब आप वो नीचे से उठाओगे तो आपको ऐसा लगता है ज़्यादा फोर्स लगा रहा हो, क्योंकि वाटर जब आप अंदर भेज रहे हो तो नीचे से वाटर फोर्स लगा रहा है, जब मग अंदर है तब ऊपर का वाटर उस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से वो ऊपर नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें आप हायर क्लास में भी देखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब भी क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो फ्लूइड क्या करता है, ऐसे बाल्टी में आपने देखा होगा, ये मूव किया हो, ऐसे मग्गा रख के आपने जैसे ही नीचे ले गए हो तो यहाँ से आपको एक फोर्स फील होती है। लेकिन जब यहाँ होता है और इसको ऊपर लाओ तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रही है ऊपर लाने के लिए। तो ये बात भी समझें कि क्या होता है कि फ्लूइड भी क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं। द स्पीड, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड अपॉन द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, है ना। आप ये देखें कि जो फ्लूइड में फ्रिक्शन लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बैठ के जा रहे हो तो आपको बहुत तेज़ हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई लगेगी। ऐसा लगता है सारी की सारी एयर तुम में ही लग रही है और इतनी तेज़ी से लग रही है कि तुम अगर सही से नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा, बाइक से पीछे से उड़ जाओगे। ऐसा लगता है ना, लगता है ना, यही तो लिखा है यहाँ पर। जब भी आप एयर के अंदर या लिक्विड के अंदर आप जब मूव कर रहे हो तो आपको पता है आपके सराउंड में एयर है, जब आप मूव करते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर भी तो क्या होता है, ज़्यादा। अब जब एयर का फ्रिक्शन लग रहा है तो वही तो क्या है, फ्लूइड का फ्रिक्शन। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में आप जान सकते हो। लेकिन आप ये देखें, एक सिंपल सी चीज़ समझ सकते हैं आप, जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगाता है वो शेप पे भी डिपेंड करता है। मतलब आप अगर नुकीला शेप रखेंगे तो क्या होगा, आप पे कम से कम फ्रिक्शन लगेगा, शार्प, है ना। इसीलिए आपने मछलियों का शेप देखा है, वाटर में ट्रैवल करती हैं तो वो चपटी होती है, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। रॉकेट को देखा है क्यों नुकीला बनाया जाता है, ताकि वो आसानी से एयर फ्रिक्शन को कैम अक्रॉस कर ले, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके, है ना। आपने बहुत बड़ी बड़ी चिड़ियाओं को, बर्ड्स को देखा होगा जो क्या करती हैं, हाई आसमान में उड़ती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने विंग्स के साथ साथ चोंच भी क्या करती हैं, अपनी बीक को स्ट्रेट रखती हैं, ताकि क्या करें, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जा सके। साइंटिस्ट गेट हिंट ऑफ दीज स्पेशल शेप्स इन बर्ड्स एंड फिशेस, है ना। ये सारे स्पेशल शेप्स नेचर में किसी किसी ऑर्गेनिज्म में किस लिए प्रेजेंट है, इसलिए ताकि क्या हो, फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगे। इसी बेसिस पे हमने अपनी मिसाइल्स और क्या बनाए, फाइटर जेट्स बनाए हैं और एरोप्लेन्स बनाए हैं। किनको देख के, इन बर्ड्स को देख के। तो स्टूडेंट्स, यह हुआ हमारा चैप्टर का कंक्लूजन। तो मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू, जब तक के लिए गुड बाय।